अनुभव आवाज आ रही है? हाँ सर एकदम क्लियर। हाँ देखो, मैं तुम्हें शरीफ बोल रहा हूँ, आज तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अरे आज सर तो आप तो कभी गलत होते ही नहीं अरे हो। क्या बात है, इसीलिए तो मैं फैन हूँ तुम्हारा। बिल्कुल सही बात है, सही है सही है। अरे सर चलो जी, अगला देखते हैं। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट बोल दीजिए या इंसिडेंट रे बोलिए। हाँ, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर एक ना परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जिसको नॉर्मल बोलते हैं। ये हो गई नॉर्मल। और इधर बाहर एक मीडियम, इधर जो बाहर मीडियम है वो है एयर। तो ये लाइट जो है ये इंसिडेंट रे, ये एयर में थी और अब ये एयर से ग्लास में जा रही है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कि मतलब ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसका मतलब एयर एक अलग मीडियम हो गया जिसमें सिर्फ एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। और ग्लास एक अलग मीडियम हो गया जिसमें सिर्फ ग्लास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो हमने कहा कि जब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर यहाँ पर कोई मीडियम ना होता दूसरा, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधे निकल जाती। लेकिन अब ये क्या होगा कि इसमें आने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और इसका आप एक एग्जांपल भी देखिएगा। अगर मान लीजिए आपने नोटिस करा हो, कोई ऐसा ग्लास टम्बलर ले लीजिए, ग्लास टम्बलर ले लीजिए और ग्लास टम्बलर में आपने पानी का ग्लास ले लो है, और उसमें आपने पानी भर दिया ऐसे। और आप एक पेंसिल लीजिए ऐसे, ये एक पेंसिल है। और इस पेंसिल को अगर हम देखें तो अभी तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी दिखाई दे रही है पेंसिल। लेकिन हमने क्या करा, हम इस पेंसिल को लेकर आए और हमने इसको पानी में थोड़ा सा डुबा दिया। ये ऐसी दिखाई देगी पेंसिल, यहाँ तक तो दिखाई देगी सीधी, और यहाँ ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी सी टिल्ट हो गई हो। किसी ने नोटिस करा है ये? नो सर। हाँ, करके ही नहीं देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो नहीं, मैंने करा था सर लिखने की चीज को पानी में थोड़ी नहीं डालते सर। ओ, मैं ये देख रहा हूँ इस बैच में शरीफ बच्चों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये दूसरा शरीफ होगा। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जून तक। हाँ, तो ये देखिएगा कि ये अभी क्या, किसी की आवाज आई थी, बताइए क्या कह रहे हो? सिलेबस सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जून तक हमारा। तुम्हारा तो जून के लास्ट में एग्जाम है ना? कृष्णांशी Yes, बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो मैंने प्लान कर रखा है सर। शरीफ कैसे बढ़ गए? यार इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। शरीफ बच्चे कैसे बढ़ गए ट्यूशन में, मतलब बैच में हमारे? अनुभव इंटरप्ट मत कर यार। रोज इतने ही बच्चे अरे होते हैं। भाई एक बोलो। एक को बोलने दोगे तो बोलेंगे ना। सर मैं कह रहा हूँ कि शरीफ बच्चे कैसे बढ़ गए बैच में? शरीफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, शरीफ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम मेरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सिलेबस जो है ना, मैंने तुम्हारा देख लिया है। और उसमें जो हमें चैप्टर्स करने हैं, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, और एक और था चैप्टर, कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं करा दूंगा। हमारे यहाँ पर डीपीएस जी वाले जो बच्चे हैं, तुम लोगों के लिए, तुम 3 बच्चे हो तो तुम लोगों के लिए अलग से क्लास लेकर मैं इसको करा दूंगा। और दूसरा ये भी प्लान करा है
कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि एक चैप्टर एक बैच में चलेगा, दूसरा चैप्टर दूसरे बैच में चलेगा। तो सभी बच्चों से पूछ लेंगे कि किस किस को पहले कौन कौन सा चैप्टर करना है, और उस हिसाब से फिर मैं करा दूंगा, वो मेरी हेडेक। ठीक है, तो उसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बोल रखा है कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री होना है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कुछ बच्चे हैं, जैसे डीपीएसआर है, डीपीएसआर में ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश करा दिया है, तो इनको ट्रिग्नोमेट्री भी कराना है। तो वो मैं देख लूंगा कैसे कराना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपने डेट शीट, सर अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं हुआ। हाँ ठीक है। और जो हाँ सर, से अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है। नहीं, दो बच्चे ऐसे हैं भाई जिनके में हाइट्स एंड डिस्टेंस वगैरह, ये कौन सा जीडी गोयनका में हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस वगैरह पूरा कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ही करा दिया। खैर चलो, वो मैं देख लूंगा कैसे कराना है। तुमने अपनी डेट शीट भेज दी ना, तो मैं देख लूंगा, मैं अपने आप बुला लूंगा। बस तुम रेडी रहना कि जब मैं ऑनलाइन बुलाऊंगा तो आप लोग ऑनलाइन आ जाना। ओके ठीक है, हाँ, तो उसकी बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग, वो मेरी टेंशन है, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टिव रे है। ये एक एग्जांपल मैंने ये लेकर देखा कि अगर मैंने पेंसिल को पानी में डुबाया तो पेंसिल वैसे तो सीधी है, लेकिन हल्का सा इस तरफ को टिल्ट हो जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद आप दो डेफिनेशन नोट करिएगा। लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें लिखिएगा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे the angle between the incident ray and the normal at the point of incidence. The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is called angle of incidence. सर ये सर थोड़ा मेरे में ब्लर हो रहा है, आप फोटो खींचिए भेज दोगे एक ग्रुप पे अभी? हाँ, मैं फोटो भी भेज दूंगा, और बल्कि मैं रिकॉर्ड तो करिए, वो रिकॉर्डिंग आपके पास आई जाएगी, है ना? चेक कर लेना। ठीक है, अरे सुनाई दे गया? The angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence is called angle of refraction. देखिए क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है? तो इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा बताता हूँ, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है? यस सर। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी में लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज का मतलब होता है रीजन, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है क्यों?
इसमें लिखिएगा द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is due to the change in the speed of light. Is due to the change in the speed of light. The reflection of light is due to the reflection of light is due to the change in the speed of light on going from change in the speed of light on going from one medium to another. On going from one medium to another. ये कहते हैं कि जब एक मीडियम से लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, फॉर एग्जांपल लाइट एयर से आई और एयर से आके ग्लास में एंटर कर गई, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना लाइट की स्पीड में चेंज होता है, और जब लाइट की स्पीड में चेंज होता है तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ जो है टिल्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाती है, झुक जाती है। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे इसमें हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली denser medium, optically rarer medium and optically denser medium. इसमें देखिएगा क्या है, इसमें लिखिएगा a medium in which speed of light, a medium in which speed of light is known as a medium in which speed of light is known as optically rarer medium. सेकंड लिखेंगे a medium in which speed of light is less is known as optically denser medium. हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और अगर कोई भी ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और रेयरर और डेंसर का मतलब होता है घना, इसका मतलब घने का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और वो पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड, जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही वो मीडियम डेंसली पैक्ड होगा। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर इधर पूरा का पूरा मीडियम क्या था, एयर था, ठीक है। तो एयर से अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो एयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स काफी खुले खुले होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, वो रेयरली पैक्ड होते हैं। रेयरली पैक्ड मतलब दूर दूर होते हैं एक दूसरे से,
तो इसका मतलब एयर में बड़े आराम से कोई भी रे बड़े आराम से पास हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी रे आराम से पास हो जाएगी एयर में, तो हम ये बोलेंगे किसी भी चीज की स्पीड एयर में ज्यादा होगी। तो एयर क्या हो गया, एक रेयर मीडियम, क्योंकि वहां पर स्पीड जो है इंसिडेंट रे की वो ज्यादा होगी। फिर हमने कहा कि अब यही इंसिडेंट रे ये यहाँ ये इस ग्लास स्लैब के अंदर आ गई। अब ग्लास स्लैब क्योंकि सॉलिड है, और सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में बहुत नजदीक होते हैं, मतलब डेंसली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम ये कहेंगे जब वो सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये एक डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि डेंसर मीडियम वो मीडियम हो गया जिसमें सारे पार्टिकल्स बहुत डेंसली यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है। और रेयर मीडियम क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जो रे है, लाइट रे की स्पीड बहुत उसमें ज्यादा रहेगी। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अनमोल क्लियर है? Yes, sir. दीपांशी? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद हमें कुछ केसेस देखने हैं। इसमें केस 1 नोट करिएगा। लिखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन it goes from a rarer medium to a denser medium. मुझे लाइट का रिफ्रैक्शन स्टडी करना है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। तो ये हो गया नॉर्मल, और ये मीडियम है एयर। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आई और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकराई। ये हो गई इंसिडेंट रे। टकराने के बाद में, इस पॉइंट पर टकराने के बाद में ये ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गई। अगर नहीं टिल्ट होती तो ये सीधी निकल जाती। तो ये वाला मीडियम है ग्लास, ये है रिफ्रैक्टेड रे। श्योर है, क्लियर है डायग्राम? यस सर, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a rarer medium to a when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, मैं इस तरफ कर रहा हूँ बाकी। When a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, it
bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमें यहाँ पर डायग्राम में आप समझ भी पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर ये ग्लास मीडियम, ये दूसरा चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता, मतलब एयर से लाइट ग्लास में नहीं जाती, चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है ना, कि पहले रे थी एयर में और फिर ये एंटर कर गई ग्लास में। अब अगर चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ये लाइट थोड़ा सा टिल्ट हो गई, थोड़ा सा बैंड हो गई, कहाँ, नॉर्मल की तरफ। तो हमने ये बोला, इससे ये कंक्लूजन निकला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये रेयरर मीडियम क्या है, एयर, ये यहाँ से इस डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास में एंटर कर गई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। सेकंड रूल देखिएगा, सेकंड केस, केस 2, refraction of light refraction of light when refraction of light when it goes from a denser medium to a goes from a denser medium to a rarer medium। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, आप फिर से ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाइए, हो गया नॉर्मल। नॉर्मल ये रे ऑफ लाइट हो गई। अब इस केस में मैं इसको बोलूंगा इंसिडेंट रे, और अब जब रिफ्रैक्टेड रे होगी तो रिफ्रैक्टेड रे सीधी ना जाने की बजाय ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाती है, तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे। इस केस में क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल आई, और वही बात कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मीडियम होगा ग्लास और बाहर मीडियम होगा एयर। तो ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या होता है, रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यानी कि अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ग्लास से एयर में आ रही है। तो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, जो जहां पर पार्टिकल्स सारे बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम क्या है, जहां पर पार्टिकल थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे यार, मैं इस तरफ कर रहा हूँ यहाँ, देखिएगा when a ray of light when a ray of light goes from a
when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. रंजन, हाँ जी सर। क्लियर है बेटा? यस सर। विदुषी, रुचिर, क्लियर है? शीजा, क्लियर है बेटा? Yes, sir. नव्या, चलिए ठीक है। इसके बाद केस 1 हो गया, केस 2 और केस 3। केस 3 देखिएगा। केस 3 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम reflection of light going from here into glass here into glass and again into air. Refraction of light going from here into glass and again into air. अगर कोई भी लाइट एयर से ग्लास में जाए और ग्लास से फिर से एयर में चला जाए तो उस केस में रिफ्रैक्शन को किस तरह से स्टडी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है यहाँ पर नॉर्मल के साथ में, ठीक है। और फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर नॉर्मल की तरफ ये बेंड ना होती, अगर यहाँ ग्लास ना आता तो ये लाइट ऐसे निकलती सीधी, ठीक है, ये ऐसे सीधी निकल जाती। लेकिन अब क्योंकि ये एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एयर, ये एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगी, बेंड कर जाएगी यहाँ पर, ये बेंड कर गई। और जो ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ में वो कहलाएगा एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर फिर से नॉर्मल बनाइए, अब क्या होगा कि अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसका मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक इंसिडेंट रे आई, आकर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट कैसे हुई कि ये यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और फिर से यहाँ पर टकराकर जब बाहर निकली तो अभी नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ जाएगी, क्योंकि अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इंसिडेंट रे जो थी, अगर मैं उसको सीधा ऐसे एक्सटेंड कर देता तो ये जो लाइट
एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर से एयर में आई, तो आप ये देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट और ये ओरिजिनल रे ऑफ लाइट, ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगी और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको कहेंगे हम, जैसे एस लिखते हैं ना, एस लिखते हैं, एस को थोड़ा सा घुमाकर अंदर ऐसे इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये हो गया डेल्टा, और इस डेल्टा को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस तरफ लिखूंगा, नो प्रॉब्लम। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब आप ये समझिएगा, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल नॉर्मल यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बेटा इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, क्यों? ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, और सिमिलरली जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, यहाँ जो बाहर निकलती है लाइट, इसको बोलते हैं ई। ई मतलब ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई इंसिडेंट रे, नोट कर लीजिएगा। सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली? यस सर। ये इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे निकल के आती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं तो वो उसके पैरेलल ही होती है। सर हाँ जी, एक बार केस 3 दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया मेरे को। कौन सा वाला? केस 3। अभी बता रहा हूँ, आप पहले डायग्राम बना लो, मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूँ। हाँ जी, केस 3 देख लीजिए दोबारा से। मैंने ये कहा कि एयर है, ग्लास है और फिर वापस एयर है, तो इंसिडेंट रे यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड ना करती तो ये जो मैंने डॉटेड रे बना रखी है, डॉटेड लाइन बना रखी है, ये सीधी सीधी ऐसे ही निकल जाती। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर ग्लास स्लैब में इस पॉइंट पर टकराएगी। यहाँ पर टकराने के बाद में अब जब ये नॉर्मल है, तो अब ये ग्लास से निकल के एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सीधी ना जाकर ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी,
will bend away from the normal. और जब ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर देगी, तब मैं एक चीज देखूंगा कि इंसिडेंट रे को अगर ऐसे एक्सटेंड किया जाए और ये जो इमर्जेंट रे है, ये जो बाहर निकली है ना रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो एक्सटेंशन है, ये दोनों पैरेलल रेज मिल जाती है हमको, ये दोनों हो जाती है पैरेलल रेज। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इसको कहा जाता है डेल्टा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा और ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं आर। अब मैंने बोला कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल यानी कि ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है। अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ ना, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। भाई ये इस पर, इस वाली सरफेस पर परपेंडिकुलर है और ये इस वाली सरफेस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये डॉटेड लाइन और ये नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल हो गई, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो आपने मैथ्स में पढ़ा था 9th क्लास में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर। और फिर जो ये बाहर बनाना है एंगल, जो इमर्जेंट रे, ये जो इमर्जेंट रे है, ये वाली रे इमर्जेंट रे है जो बाहर निकली है, इमर्जेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इस तरफ कर रहा हूँ, बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है ये? यस सर, अब आ गया। ठीक है, अनुभव, अनुभव के यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई होगी। अच्छा अच्छा, चलिए जी। अब हमने कहा कि इसके लिए आप नोट करिएगा कि I is known as angle of incidence and E is known as angle of emergence, and angle I is equal to angle E. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस से इक्वल होता है। ये स्कोर देखिएगा, ये स्कोर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली और नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। Refraction of light falling perpendicularly or normally on a glass slab. Refraction of light falling perpendicularly or normally on a glass slab. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली इस पर गिरती है
इंसिडेंट रे, तो इट पासेस स्ट्रेट थ्रू, ये ऐसे ही निकल जाती है। रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल भी कहीं पर भी टिल्ट नहीं होती, कहीं पर भी बैंड नहीं होती। रिफ्रैक्टेड रे भी बिल्कुल एज इट इज और इमर्जेंट रे भी बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, जो एयर से ग्लास में एंटर करती है लाइट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो ग्लास के अंदर लाइट होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे, और ग्लास से जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये तीनों की तीनों ऐसे ही स्ट्रेट निकल जाती हैं आर पार, अगर परपेंडिकुलरली गिरती हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे if the incident ray falls normally, if the incident ray falls normally or perpendicularly on the surface of a glass slab, on the surface of a glass slab, then there is no bending, then there is no bending of light, no bending of light। दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? Yes sir. एंड द लाइट, फिर इधर कर रहा हूं मैं, and the light goes straight through, and the light goes straight through, ये स्ट्रेट निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 2 पेजेस भेजूंगा इसमें, नेक्स्ट आगे के 2 पेजेस भेजूंगा। यहाँ तक सब बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं अपने रिफ्लेक्शन के? Yes sir. है ना? इसके बाद मैं आगे के 2 पेजेस भेजूंगा, वो 2 पेजेस आप लोग अपने ही नोट्स में आगे नोट कर लेना, और याद रखिएगा कि जितना भी मैं काम करा रहा हूँ ये आपकी साइंस की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। जिस भी बच्चे की नोटबुक में कंप्लीट नहीं होगा उसके पेरेंट्स से फिर मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोटबुक में आपका जो भी मैं साइंस की नोटबुक बनवा रहा हूँ आपकी जो है उसमें काम पूरा सर कंप्लीट। मैंने तो दोनों का एक में कर लिया सर, अब वो आपकी मर्जी है, 10th क्लास में हो, फिजिक्स का अलग काम, केमिस्ट्री का अलग काम और बायो का काम अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जितना मैंने आपको कराया रिफ्रैक्शन अभी करवाया चैप्टर स्टार्ट, यहाँ तक आप करेंगे, इस लाइन तक गोज स्ट्रेट थ्रू, और इसके बाद आगे के 2 पेजेस मैं आपको फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर डालूंगा ग्रुप पर, सिर्फ 2 पेजेस होंगे, तो इसके आगे वो 2 पेजेस आप नोट करके रखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, और वो नोट नहीं करेंगे तो पेंडेंसी आप ही की बढ़ेगी, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप ही का काम बढ़ेगा आगे। और मैं किसी भी बच्चे का बाय डिफॉल्ट जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, मुझे लगेगा कि हाँ डाउट है, मैं उस बच्चे का रैंडमली मैं नोटबुक की फोटो मंगा सकता हूँ, और नहीं मिलेगा काम तो फिर मुझे पेरेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको आगे के 2 पेजेस भेज रहा हूँ, वो कंप्लीट करके रखिएगा, और कल फिर वही आपकी 8 बजे होगी क्लास। और सर अभी भेज दो आप। हाँ भी भेज रहा हूँ, श्रीजा, नव्या और कृष्णांशी, आप तीनों को बता रहा हूँ कि आपकी जो 3 अलग चैप्टर्स हैं बाकी सिलेबस से जो अलग है, तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस मैं 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। अभी 3 दिन तक मेरी दूसरी कुछ क्लासेस चल रही हैं, 3 दिन के बाद मैं आपकी वो क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है सर, एक बार रिपीट करना, आपने क्या कहा था? यहाँ सुनाई नहीं थी आपके पास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन बच्चे जो नहीं है डीपीएसजी में 3 लड़कियां पढ़ती हैं, तो इन तीनों के बिल्कुल अलग आ रहे हैं चैप्टर्स। अगर किसी और बच्चे को भी उसमें आना हो तो वो भी आ सकता है, मैं मैसेज तो कॉमन ग्रुप पर ही डालूंगा हमेशा जब भी डालूंगा।
सर सर आप कुछ काम के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ, काम के बारे में मैं अभी ग्रुप पर डाल दूंगा आपको कि यहाँ तक जो काम कराया है, इसके बाद आगे के मैं 2 पेजेस भेजूंगा और वो 2 पेजेस आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखने हैं, ठीक है। और कोई बच्चा मेरे से ये ना कह दे कि सर मेरे घर में तो प्रिंटर है, मैं तो प्रिंट आउट निकाल के रखूंगा, भाई मुझे हैंड रिटन चाहिए। वो मैं काम आपका देखूंगा, अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे पेरेंट्स से आपके बात करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। बस कायदे से पढ़ाई करिए और चलिए, बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।